Welcome back, students. Today we are going to do the topic this revaluation of assets and liabilities. As we have already discussed कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस टाइम फर्म में जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती है तो उसको रीवैल्यू करने की ज़रूरत होती है. क्यों ज़रूरत होती है? जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है तो ए और बी की एक सिस्टमाइज्ड बैलेंस शीट बनी हुई है. उसमें इस साइड बहुत सारी एसेट्स हैं और इस साइड आपके पास बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं. ये आपकी एसेट साइड होती है ना, और ये आपकी लाइबिलिटी साइड होती है. इस साइड आपके पास जैसे सपोज बिल्डिंग है आपके पास. आई राइट शॉर्ट फॉर्म्स, इसको थोड़ा सा आप ले लीजिएगा. जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है बिल्डिंग 1 लाख. ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है. मैंने इसमें लिखा है जो सी के आने से पहले एक बैलेंस शीट ए और बी की ऑलरेडी बनी हुई है, उसमें लिखा हुआ है बिल्डिंग 1 लाख. ठीक है, स्टॉक उसमें लिखा हुआ है 70,000. फर्नीचर उसमें लिखा हुआ है 18,000. ठीक है, और उसमें डेटर्स हैं आपके, डेटर्स हैं 40,000 के, जिसमें से प्रोविजन बना हुआ है आपका 2,000 का. राइट, यानी कि 40,000 के बैड डेट, 40,000 के डेटर्स हैं और 2,000 के प्रोविजन फॉर बैड डेट. ये प्रोविजन फॉर बैड डेट बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है 11 से ही. मतलब अक्सर मैंने जो एक जनरल फिनोमिना देखा है बच्चों में कि डेट प्रोविजन फॉर बैड डेट को बच्चे 11 से ही बच्चों में एक फोबिया होता है कि ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है. तो इस पर भी हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे. इसको मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी सो दैट कि इसको लेकर आपको कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. राइट, अगर 11 के भी कुछ बेसिक्स वीक हैं तो कोई बात नहीं, हम वो आज कवर अप कर लेंगे. तो ये सब एसेट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, ए और बी के पास ऑलरेडी हैं, और इधर ए और बी के क्रेडिटर्स हैं बुक में लिखे हुए 42,500. राइट, अब जब सी आ रहा है, सपोज आज सी फर्म में एडमिट हो रहा है. ठीक है, जब सी आ रहा है तो उस टाइम पर हमारी इन एसेट्स की मार्केट में वैल्यू तो कुछ और होगी. अगर हम आज की डेट में इन सभी एसेट्स को ख़त्म करते हैं और कैश में कन्वर्ट करते हैं तो मार्केट में अगर हम इसको कुछ जैसे बिल्डिंग को सेल करते हैं, स्टॉक को सेल करते हैं, फर्नीचर को रियलाइज़ करते हैं, डेटर्स से पेमेंट ले लेते हैं, तो वो सब जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी बुक वैल्यू से डिफरेंट हो सकती हैं. जैसे अगर आज की डेट में हमने ये देखा कि मार्केट में जो हमारी बिल्डिंग है वो अगर हम आज बेचते हैं तो वो 1,20,000 रुपये में बिक रही है. ये उसकी मार्केट वैल्यू है. राइट, देन सेकेंड चेंज इज कि स्टॉक हमने लिखा हुआ है 70,000 पे और स्टॉक जो है उसकी मार्केट वैल्यू 65,000 है. यानी कि अगर आज हम अपने स्टॉक को बेचते हैं तो ये 65 में बिक रहा है. देन थर्ड इज फर्नीचर आपने लिखा हुआ है बुक में 18,000 का, लेकिन मार्केट में वो सिर्फ और सिर्फ 12,000 में सेल हो पा रहा है. राइट, 12,000 में सेल हो पा रहा है. और सिमिलरली क्रेडिटर्स से हमने जब बात की, क्योंकि हम उनकी टाइमली पेमेंट करते हैं, हम उनके बहुत अच्छे कस्टमर हैं, तो उन लोगों से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये 42,500 के बदले आप राउंड फिगर दे देना 42,000, यानी कि हमें कैश डिस्काउंट मिल गया 500 का. तो ये हमारी मार्केट वैल्यूज़ हैं डिफरेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का. अब अगर आज सी एडमिट हो जाता है, ठीक है, और अगर आज ही सपोज जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमने 1 लाख की बिल्डिंग 120 में वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू, अगर आज की डेट में हम अपनी बिल्डिंग सेल कर देते हैं, या सपोज स्टॉक तो सेल होगा ही ना, स्टॉक को सेल कर देते हैं, 70,000 का स्टॉक 65 में सेल होगा, हमें लॉस होगा ना 5,000 का. तो इस लॉस को सी क्यों बॉर्न करे, इस लॉस में सी क्यों पार्टिसिपेट करे, वो तो आज ही आया है. तो हम क्या करते हैं, सिमिलरली अगर जैसे एक और इसका मैं लेती हूँ, जैसे बिल्डिंग है 1 लाख की और आज हमने ये डिसीजन लिया कि आज हम अब सी आ गया है तो हमारा बिजनेस एक्सपैंड करेगा, तो हम इस बिल्डिंग को छोड़कर एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाते हैं, इस बिल्डिंग को सेल आउट कर देते हैं, नई बिल्डिंग परचेज कर लेते हैं. फिर जब हम नई बिल्डिंग परचेज करेंगे तो इस बिल्डिंग को सेल करेंगे, और ये बिल्डिंग 1 लाख की बिल्डिंग थी, 120 में सेल हो रही है, तो इस 20,000 के प्रॉफिट पर सिर्फ ए और बी का राइट है. क्यों? क्योंकि ए और बी ने क्या किया, बिल्डिंग जितने में भी खरीदी थी उस पर बहुत ज़्यादा रेट पे डिप्रिसिएशन लगा के वो इस बिल्डिंग को बुक्स में ले आए 1 लाख पे, लेकिन मार्केट में वो बिल्डिंग 120 की बिक पा रही है.
तो ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगा के लॉस किसने उठाया, ए और बी ने। तो अब जब उसकी सेल पे प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर राइट किसका है, ए और बी का। सो इन नटशेल व्हाट आई वांट टू से कि सी के आने से पहले अगर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू कर रहे हैं तो वो बेटर रहता है, दैट इज़ मस्ट यू कैन से। तो सिमिलरली अगर कुछ लॉसेज हैं तो उस लॉसेज में सी क्यों पार्टिसिपेट करे, सी कहेगा मैं क्यों भाई, मैं क्यों इसमें शेयर करूं। तो सी के आने से पहले हम फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को जो है हम बैलेंस कर लेते हैं। फर्म के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बैलेंस करने के बाद, बैलेंस इन द सेंस उसको मार्केट वैल्यूज़ पर ले आते हैं, फर्म की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को मार्केट वैल्यू पर ले आते हैं। ऑब्वियसली इस पूरे प्रोसेस में हम इन नटशेल हमारे पास प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। जैसे मैं आपको जैसे इसी क्वेश्चन की हम बात करें तो बिल्डिंग की वैल्यू अगर 1 लाख से 1,20,000 हो रही है तो हमें 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ये 20,000 का हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट, राइट। तो ये पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए, ठीक है। स्टॉक 70,000 का लिखा हुआ था, मार्केट वैल्यू इसकी 65 है, तो स्टॉक को हमें कम करना पड़ सकता है। तो स्टॉक कम करने की वजह से हमें 5,000 का लॉस हो रहा है, नेगेटिव थिंग, ठीक है। सिमिलरली फर्नीचर बुक में 18,000 का लिखा हुआ है, मार्केट में वो सिर्फ 12,000 का सेल हो पा रहा है, तो फर्नीचर पर भी हमें लॉस हो रहा है 6,000 का। लॉस मीन्स नेगेटिव प्रॉफिट, दैट्स वाई आई एम राइटिंग माइनस, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अब डेटर्स जो हैं वो 2,000 के हैं। डेटर्स का पॉइंट मैं ओरली आपको बता रही हूँ कि ध्यान से सुनिएगा। डेटर्स के लिए जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 5, डेटर्स के लिए वो बोल रहा है ऑल डेटर्स आर गुड, बस इतना सा उसने बोला, ऑल डेटर्स आर गुड देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। सारे डेटर्स अच्छे हैं, यानी कि 40,000 के डेटर्स थे। प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब है हमें डाउट है कि 2,000 के डेटर्स पैसा नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन हमने फिर बाद में एनालाइज किया कि सारे डेटर्स अच्छे हैं, सब पैसा दे देंगे, तो फिर इस प्रोविजन की ज़रूरत नहीं है ना। प्रोविजन क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटीज। जितने भी प्रोविजन होते हैं, प्रोविजन एंड रिजर्व्स हमारे लिए लाइबिलिटी होती हैं। अब ये लाइबिलिटी खत्म करने का टाइम आ गया, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। 2,000 की लाइबिलिटी कम हो रही है तो 2,000 का आपके लिए प्रॉफिट है, राइट। तो इन सबको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, देखो ये प्रॉफिट, ये लॉस, ये अगेन प्रॉफिट, इस पूरे प्रोसेस में हम 22 का प्रॉफिट और 11 का लॉस रहा, तो 22 माइनस 11 इन नटशेल आपका 11,000 का आपका प्रॉफिट रहा, दैट इज प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। while revaluing all the assets and liabilities you gained some profit and some losses were also incurred। तो इन सबका जूस एंड बटर हमने निकाल लिया, प्रॉफिट उसको हमने बोला प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये तो मैंने आपको लॉजिक से समझाया। अब अगर इस लॉजिक, ये तो थोड़ा कंपेयरिंग और वो सारी चीज़ें थियोरेटिकल हो गया, अब अकाउंटिकली हम इस चीज़ को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमारे अकाउंट्स में प्लस माइनस तो होता ही नहीं है, ये तो आपने इसे प्लस माइनस करके लॉस निकाल लिया एक एक आइटम को, बट हमारे अकाउंट्स में प्लस माइनस नहीं होता। हमारे अकाउंट्स में क्या होता है, डेबिट क्रेडिट। प्लस, हमारे अकाउंट्स के प्लस माइनस क्या होते हैं, डेबिट क्रेडिट। फॉर सम आइटम्स प्लस मीन्स डेबिट, फॉर सम आइटम्स प्लस मीन्स क्रेडिट, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये हम एक डेबिट क्रेडिट के थ्रू करेंगे, और डेबिट क्रेडिट के थ्रू क्या करेंगे, क्योंकि ये सारा प्लस माइनस हो रहा है, बार बार प्लस बार बार माइनस हो रहा है, तो इन सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को जो हम रीवैल्यू करेंगे तो उस रीवैल्यूएशन से रिलेटेड हम एक अकाउंट बनाएंगे, दैट इज नोन एज रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये जितने भी प्रॉफिट या लॉसेज है वो सारे उसमें लिखकर और एसेट्स से लाइबिलिटीज़ को पैरेलली इंक्रीज या डिक्रीज कर हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, राइट। अब इस चीज़ को कैसे करेंगे ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, राइट। ये स्टूडेंट्स, अगर हम इस चीज़ को अकाउंट करना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। एज इट्स नेम सजेस्ट कि जो दोबारा से वैल्यूएशन करने के लिए, किसका वैल्यूएशन, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का, फर्म की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है, राइट। तो अगर आप इस चीज़ को, अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें, जैसे इसमें बिल्डिंग 1 लाख थी और बिल्डिंग इंक्रीज हो गई 1,20,000 से, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है। सिमिलरली एक दूसरी एसेट 70 से 65 हो गई तो हमारे लिए लॉस है, ठीक है। तो इससे हमें एक एनालाइजेशन किया हमने कि अगर हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, और एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमारे लिए लॉस है। सिमिलरली अगर लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमारे लिए
लॉस है। तो एसेट का डिक्रीज और लाइबिलिटी का इंक्रीज इस साइड आता है, और एसेट का इंक्रीज और लाइबिलिटी का डिक्रीज इस साइड आता है। क्यों मैम आप प्रॉफिट इधर क्यों लिख रहे हैं, लॉसेस इधर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट्स में हम किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस की, एक कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन के फाइनल प्रॉफिट या लॉस पर पहुंचते हैं, या फाइनल प्रॉफिट या लॉस हम उस क्वेश्चन में निकालते हैं उस अकाउंट के थ्रू। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल हमने 11th में पढ़े हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओवर हियर एसेट का इंक्रीज हमारे लिए गेन है, और लाइबिलिटी का डिक्रीज भी हमारे लिए गेन है, एंड एसेट का डिक्रीज हमारे लिए लॉस है, एंड लाइबिलिटी का इंक्रीज भी हमारे लिए लॉस है। ठीक है, तो सारे के सारे लॉसेज, आप एक छोटी सी बात याद रखो, अगर लॉस होगा तो हम इधर लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो हम इधर लिखेंगे, राइट। जैसे सबसे पहली आइटम की बात करें, बिल्डिंग 1 लाख है एंड बिल्डिंग 120 हो गई, 20,000 से बिल्डिंग आपकी इंक्रीज हुई है। बिल्डिंग इंक्रीज, एसेट का इंक्रीज है तो लिखते हैं ना, तो ये पहले से ही स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आप ऐसे अपनी नॉलेज के लिए इसको लिख लेना, छोटा सा साइड में पेंसिल से, पेन से लिख सकते हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा ताकि आपको फिर बार बार माइंड में सोचने के में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, वैसे आप जब इसके 7-8 क्वेश्चंस अपने हाथ से निकालोगे तो ऑटोमेटिकली ये लर्न ही हो जाएगा। तो बिल्डिंग हम इधर लिखेंगे बाय 2 बाय आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, चलेगा। तो बाय बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग आपकी बढ़ रही है कितने से, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 लाख का नहीं, सिर्फ 20,000 रुपये का, क्योंकि बिल्डिंग कितने से बढ़ी है, 20,000 रुपये से। यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं कि जैसे बिल्डिंग ओरिजिनल वैल्यू थी 1 लाख और 20 से इंक्रीज हुई, तो कई बार बच्चे यहाँ 1 लाख लिख देते हैं या 120 लिख देते हैं, जो कि गलत है। बिल्डिंग पुरानी वैल्यू 1 लाख थी, 120 अब हो गई, तो चेंज कितना आया, प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000 का। अच्छा, इसके साथ मैं इसका इफेक्ट आपको रिवाइज्ड बैलेंस शीट पर भी सिखाऊंगी। सी के आने के बाद, सी की एंट्री के जस्ट बाद एक हम बैलेंस शीट बनाते हैं। जो बैलेंस शीट हमें गिवन थी, इसको क्वेश्चन में ये ऑलरेडी गिवन होती है आपको, ये ओल्ड बैलेंस शीट हम बोलते हैं इसको। ठीक है, और एक बैलेंस शीट आप खुद बनाएंगे, इसको न्यू बैलेंस शीट या रिवाइज्ड बैलेंस शीट बोलते हैं, और इसमें हम जो भी एसेट्स की नई वैल्यूज हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की, वो वाली वैल्यूज लिखेंगे, राइट। तो इसमें जैसे हमने लिखा बिल्डिंग बिल्डिंग 1,20,000, क्योंकि बिल्डिंग की रिवाइज्ड वैल्यू, नई वैल्यू क्या हो गई, 1,20,000, राइट। नेक्स्ट आइटम स्टॉक था 70,000, स्टॉक की वैल्यू हो गई 65,000, तो स्टॉक डिक्रीज हो रहा है 5,000 से, स्टॉक 5,000 से डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमारे लिए लॉस है, तो हम ये लॉसेस इधर लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक 5,000, राइट। और बैलेंस शीट में हम स्टॉक लिखेंगे 5,000, सॉरी दैट इज 65,000, क्योंकि जो रिवाइज्ड वैल्यू है, जो नई वैल्यू है, वो हमारी 65,000 है। एम आई राइट? नेक्स्ट थिंग, फर्नीचर बुक्स में था, पुराना वाला फर्नीचर था 18,000, नई वैल्यू हो गई 12,000, फर्नीचर कम हो गया 6,000 से, दैट इज 18,000 माइनस 12,000 कितना आ गया, 6,000, तो फर्नीचर कम हो गया 6,000 से। यहां हम फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर 6,000, ठीक है, 6,000 से फर्नीचर कम हो गया, और फर्नीचर की नई वाली वैल्यू, आई एम अगेन सेइंग, यहाँ पर रिवाइज्ड वैल्यूज लिखते हैं, तो फर्नीचर की रिवाइज्ड वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, दैट इज 12,000, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आइटम क्रेडिटर्स हमारे 42,500 के थे बुक्स में, जो ऑलरेडी हमने लिखे हुए थे, एंड दे एग्रीड टू एक्सेप्ट 42,000, उन्होंने कहा हम 42,000 ले लेंगे, तो ठीक है, हमारे लिए 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स कितने का प्रॉफिट हुआ, 500 का। और अब हमारे नए क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 42,000, ठीक है। फिफ्थ एडजस्टमेंट, ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स अच्छे, सब पेमेंट देंगे, तो यानी कि ये जो डाउटफुल हमने बनाए हुए हैं, ये वेस्ट हो गया हमारा, एक तरीके से ये खत्म करना है हमें जो डाउट बना रखा है, क्योंकि अब क्लैरिटी हो गई कि सब पेमेंट देंगे। वैसे हमारे डेटर्स कितने के थे, 38 के, अब हमारे डेटर्स कितने के बन गए, 40 के। इनडायरेक्टली आप ये कहें कि हमें प्रोविजन खत्म करना है, प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी को कम करना है, तो वो इस साइड लिखा जाएगा, लाइबिलिटी को कम करते हैं तो इस साइड लिखते हैं ना, प्रोविजन फॉर
बैड डेट्स के नाम से हम इसको लिखेंगे, डेटर्स के नाम से नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने ये आइटम डेटर्स के नाम से नहीं लिखी हुई थी। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना, 2000, राइट। अब इसी में मैं एक एडजस्टमेंट और ऐड करूं, थोड़ा सा इसे और पॉइंटर्स ऐड करते हैं इसमें कि देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट, कुछ भी हो सकता है, जैसे से इन्वेस्टमेंट, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹7,000 दैट इज टू बी अकाउंटेड। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी, हमने बुक्स में लिखी ही नहीं हुई थी, लेकिन अब सी आ रहा है तो ठीक ठाक कर लेते हैं, उसको बताना ना कि हमारे पास ये एसेट भी है। तो हम इस इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में लिख देंगे, ये हमें फ़ायदा हो रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले कितनी थी, 0, अब कितनी हो गई, 7,000, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 7,000, ठीक है। अब आपने इन सबको अकाउंट कर लिया। अकाउंट करने के बाद ये इन्वेस्टमेंट क्योंकि आपकी आ गई है, इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ भी लिख देंगे इन्वेस्टमेंट 7,000 और डेटर्स भी यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स। अब हमें डायरेक्ट डेटर्स कितने पे लिखने हैं, 40,000, क्योंकि हमने 2,000 का प्रोविजन खत्म कर दिया, राइट। इन सब को रिकॉर्ड करने के बाद, जैसे सपोज आपकी एडजस्टमेंट सब खत्म हो गई, मैंने ये मान लिया, ठीक है, हम इस अकाउंट को बैलेंस कर लेते हैं जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करते थे फंडामेंटल में। बैलेंस करने का मतलब इस साइड के टोटल में से इस साइड का टोटल माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया ये 5 और 6 11,000, तो 20 - 11 9, 9,500, 11,500 एंड 18,500, सो इट इज 22, 29,500 माइनस 11, 18,500, तो ये 18,500, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं हम, 18,500, इसको बोलेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, या फिर इट्स बेटर टू राइट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है, यह आ गया 18,500, ठीक है। अब हमारा जो ये प्रॉफिट है, आप बताइए ये प्रॉफिट कितने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में। मान लो क्वेश्चन में रेशियो इक्वल है, तो 9,250 ए का आ गया और 9,250 बी का आ गया, ठीक है। दिस ऑल वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका एक एक ट्रांजैक्शन लेके इसको साथ में जर्नल एंट्रीज फॉर्म में भी रिकॉर्ड करना आपको सिखाऊंगी। तो जैसे मैं कुछ ट्रांजैक्शंस आप लोगों के सामने रख रही हूँ, अब हम इनको, जैसे इसमें ट्रांजैक्शन, अब आपको जो इसमें प्रॉब्लम आने वाली है वो आने वाली है ट्रांजैक्शन की लैंग्वेज को लेकर। ट्रांजैक्शंस टिपिकल हो सकती हैं, तो कुछ ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ मेन ट्रांजैक्शन को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे आपको की आइडिया हो जाए कि सारी ट्रांजैक्शंस हमने कैसे रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो अच्छा, जो भी मैं ट्रांजैक्शंस ले रही हूँ सिर्फ मैं उनको आपको रिकॉर्ड करना सिखाऊंगी, उनका एक ट्रांजैक्शन का दूसरी ट्रांजैक्शन से कोई लिंक नहीं है। ये तो मैंने एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले लिया आपके सामने। अब हम जितनी भी ट्रांजैक्शन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन का 7 ट्रांजैक्शन से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में मैं कह दूँ, एक ही क्वेश्चन मतलब जो मैं ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, एक में मैं कह दूँ फर्नीचर वाज इंक्रीज्ड बाय 20,000 और सेकंड में मैं कह दूँ फर्नीचर वाज इंक्रीज्ड टू 17,000। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आपको मैम एक ही क्वेश्चन में फर्नीचर बढ़ कैसे गया, कम कैसे हो गया, तो एक ट्रांजैक्शन का दूसरे से कोई लिंक नहीं है, राइट। चलिए, ये स्टूडेंट्स, जैसे ये मैंने सैम्पल ट्रांजेक्शन्स कुछ लिए हैं इसमें। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। फर्नीचर को हमने 10,000 से इंक्रीज़ किया है, तो फर्नीचर को हमने 10,000 से इंक्रीज़ किया है, तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया ये। हम इसको इधर लिखेंगे बाय दिस वन इज ट्रांजेक्शन नंबर 1 बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना, 10,000, ठीक है। स्टूडेंट्स, मेरे पास थोड़ा स्पेस का इशू है, तो मैं 2 बाय नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिख भी सकते हैं या इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये फर्नीचर 10,000 से इंक्रीज हो गया। अब
मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने जा रही हूँ, हालांकि आपको 11th का ही पार्ट है तो आपको आनी चाहिए थी। 11th में आपने क्या सीखा था, पहले जनरल एंट्रीज का चैप्टर सीखा था, उसके बाद आपने लेजर्स सीखे थे, ठीक है ना। तो जनरल एंट्रीज के चैप्टर के बाद हम जब लेजर्स करते हैं तो उस केस में जनरल से लेजर बनाना बहुत आसान है, आपको आता होगा, ठीक है, 11 में एज यू हैव ऑलरेडी लर्न। आज मैं आपको लेजर से जनरल बनाना सिखा रही हूँ। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड अगर मैंने लिखा हुआ है बाय फर्नीचर, दैट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,000 रुपये से। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है 10,000 रुपये से और उसका रीज़न है फर्नीचर, तो अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो फर्नीचर पक्का डेबिट हो रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी जनरल एंट्री बनी रिवैल्यूएशन क्रेडिट एंड फर्नीचर डेबिट। तो अगर आप इसको जनरल एंट्री फॉर्मेट में लिखें ट्रांजैक्शन नंबर 1 को, तो ये क्या आएगा, ट्रांजैक्शन नंबर 1, दिस वन इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू revaluation account, right? To revaluation account, amount is 10,000, ठीक है बच्चे। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 की अगर जनरल आ जाती है तो आप ऐसे करेंगे, लेजर आ जाती है तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। ये मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ट्रांजैक्शन नंबर 2 का 1 से कोई लिंक नहीं है, आई एम अगेन रिपीटिंग। ये मैं सिर्फ सैम्पल ट्रांजैक्शंस आपको दे रही हूँ कि आपको इनको रिकॉर्ड करना सीखना है, राइट। सेकेंड ट्रांजैक्शन है, जैसे अगर आपका क्वेश्चन ये कहता है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू 40,000 और ब्रैकेट में बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर दी हुई है आपको 20, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितना है 20,000 आई थिंक, यस। तो हमें फर्नीचर को एट प्रेजेंट वैल्यू, हमारी बुक्स में वैल्यू है 20,000, हमें उसको बढ़ाकर कहाँ लेके जाना है 40,000, यानी कि हमने उसको इंक्रीज करना है। देखिए यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट में और इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज, अभी तो मैम आपने कहा था द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज इंक्रीज बाय 10,000, तो फर्नीचर 10,000 से बढ़ गया। अब आप कह रहे हो कि जो है 40,000 तक बढ़ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप पॉइंट्स में डिफरेंस देखिए फर्स्ट और सेकेंड में, देखिए फर्स्ट पॉइंट में था द वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज इंक्रीज्ड बाय, बी वाई बाय था, वहाँ क्या था, बी वाई बाय। बाय का मतलब होता है से, ठीक है, इंग्लिश वाला हमारा बाय, ठीक है। बाय का मतलब होता है से। जैसे मैं आपको बोलूं कि फर्नीचर बढ़ गया 10,000 रुपये से, यानी कि जो चेंज है, चेंज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर है वो 10,000 है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि फर्नीचर बढ़ गया 40,000 तक, तो उसकी इंग्लिश है टू, फर्नीचर वॉज इंक्रीज्ड टू 40,000, अप टू 40,000, टू या अप टू दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, टू या अप टू, उसका मतलब होता है इतने तक बढ़ गया, फर्नीचर 40,000 तक बढ़ गया। तो फिर इस केस में हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि पहले वैल्यू कितनी थी और अब कितनी हो गई, राइट। इस केस में हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल गई कि फर्नीचर कितने से बढ़ गया, 10,000 रुपये से। तो हमें अपने काम की चीज़ मिल गई कि हमें जो चेंज है वही तो लिखना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो हमने लिख दिया। लेकिन सेकेंड केस में हमें फर्नीचर 40,000 तक बढ़ाना है, तो पुरानी वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी। तो जैसे इस क्वेश्चन में है कि पुरानी वैल्यू हमारी है 20,000, तो फर्नीचर की पुरानी वैल्यू है 20,000 और 40,000 तक बढ़ गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 40,000 तक बढ़ाना है और पुरानी वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू हमारी है फर्नीचर की 20,000, राइट। तो 40 माइनस 20 कितने से बढ़ गया, 20,000 से। बाई चांस इस क्वेश्चन में डिफरेंस भी 20,000 आ रहा है, ठीक है। तो फर्नीचर इस केस में कितने से बढ़ गया, 20,000 से। तो अगर मैं ट्रांजैक्शन नंबर 2 का इफेक्ट देखूं तो यहाँ लिखेंगे बाय फर्नीचर कितना, 20,000। ये कौन सा 20,000 है, जो चेंज वाला है, जो इंक्रीज्ड वैल्यू है, सॉरी जो इंक्रीज है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज लिखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी जो है वो हम देख लेते हैं। इसमें TO2, इसमें अकाउंट्स में हमारे लैंग्वेज का बेटा बहुत प्रॉब्लम है, तो इसमें TO2 और BY बाय के ऊपर बड़ा ध्यान देना है। इस चीज़ पर आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, राइट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ट्रांजैक्शन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू, यानी कि जो भी हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यू है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बुक वैल्यू है हमारी, बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज 50,000, राइट। यानी कि हमारी बुक्स में फर्नीचर लिखा हुआ है 50,000 का और हमें उसको 120% से इंक्रीज करना है, ठीक है। 120%
अप टू देखो यहाँ पे अप टू दे दिया 120% तक इंक्रीज करना है, यानी कि हमारी पुरानी वैल्यू है 50,000, तो 50,000 का 120% हमने निकाला, ये आ गया 60,000। तो अप टू 60,000 तक लेके आना है फर्नीचर को, अप टू में वही वाली बात यहाँ तक लेके आना है। पहले कितने का था 50,000 का, 50 से कहाँ तक लाना है 60 तक, ठीक है। तो चेंज कितना हो गया 10,000, तो 10,000 से क्या हो रहा है इंक्रीज है डिक्रीज, तो 50 से 60 हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, अगेन इंक्रीज इन एसेट। तो हम यहाँ लिखेंगे इस ट्रांजैक्शन में हम फर्नीचर को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, फर्नीचर 10,000, राइट। ये एसेट्स का इंक्रीज इधर, लाइबिलिटीज का डिक्रीज इधर, एसेट्स का डिक्रीज इधर एंड लाइबिलिटीज का इंक्रीज इधर। आपकी नॉलेज के लिए लॉसेस इधर आते हैं एंड प्रॉफिट्स या गेन्स इधर आते हैं, राइट। ये आप स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में लिख लीजिएगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 3 का आंसर है। देखिए मैं डॉटेड लाइन में बार बार बोल रही हूँ, मैं इसलिए लगा रही हूँ कि ट्रांजैक्शन नंबर 1 का 2 से कोई लिंक नहीं है, 2 का 3 से कोई लिंक नहीं है। दीज आर सेपरेट क्वेश्चंस आई एम डूइंग, ठीक है। फिर जैसे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। ये बड़े ध्यान से समझना, ये ट्रांजैक्शन बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करती है और ये 90% केसेस में बच्चे गलत कर बैठते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, यानी कि स्टॉक हमारी बुक्स में जो ऑलरेडी स्टॉक की वैल्यू लिखी हुई है वो 10% कम लिखी हुई है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड है स्टॉक हमारी बुक्स में जो लिखा हुआ है। स्टॉक अगर 10% से कम है तो हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, अंडर वैल्यूड है तो क्या करेंगे भाई, उसको बढ़ाएंगे तो कितना, ठीक है, कितने से बढ़ाएंगे, 18,000 उसकी बुक वैल्यू है, वो कह रहा है दैट इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो आप जल्दबाजी में क्या करोगे, आप 18,000 का ही 10% निकाल लोगे, बट ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि आपके पास फर्नीचर जो 18,000 लिखा हुआ है, जो आपकी बुक वैल्यू है फर्नीचर की 18,000 की, वो ऑलरेडी 10% लेस करके लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब बुक वैल्यू पता नहीं कितनी थी, जो उसकी करेक्ट वैल्यू है पता नहीं कितनी है, लेट दैट बी x, ठीक है। x में से उसी का 10% माइनस करके आपने फिर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ आपने 18,000। अब आपने 10th लेवल तक मैथ्स तो किया है, अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो इट विल बी 90% ऑफ x इज इक्वल्स टू 18,000, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, कट पिटा के 20,000, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसकी स्टॉक की वो 20,000 थी, आपने लिखा हुआ उसके 18,000 पे, तो आपने कम लिखा हुआ है, तो ठीक करने के लिए आप इसको बढ़ाएंगे तो अगेन यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 4, स्टॉक यहाँ पे कितने का आएगा, बाय स्टॉक कितना आएगा आपका 2,000, राइट। अब इनको ट्रांजैक्शंस को पहले मैंने थोड़ा सा इसीलिए लेजर वाइज समझा दिया। ट्रांजैक्शन नंबर 2 ट्रांजैक्शन नंबर 3 दोनों में ही फर्नीचर इंक्रीज हो रहा था, तो इसलिए मैंने इनकी एंट्रीज आपको यहाँ पे लिखी नहीं है, तो एंट्रीज विल बी रिपीटेड एंड सेकंड केस में आपका अमाउंट कितना होगा 20,000 एंड थर्ड केस में आपका अमाउंट कितना है 10,000, राइट। अब अगर हम ट्रांजैक्शन नंबर 4 की बात करें, जो भी आपने लिखा है स्टॉक, तो उसमें स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आएगा ये 2,000 से, ठीक है। अगर अभी जैसे इसको हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट में लिखेंगे तो कितने से लिखेंगे 20,000 से, क्यों, क्योंकि 2,000 रुपये से बढ़ गया, पहले 18 का था, तो कितने से लिखेंगे 20,000 से, राइट। तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ट्रांजैक्शन नंबर 5, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 22,000, यानी कि जो एट प्रेजेंटली हमने बुक्स में स्टॉक लिखा हुआ है वो 20,000 है, और वो कह रहा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड ओवर हेयर का मतलब है स्टॉक की वैल्यू आपने 10% से ज़्यादा लिखी हुई है। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, कम करेंगे। तो जो भी आपकी स्टॉक की वैल्यू है ओरिजिनल, लेट दैट बी x, लेकिन x में ओवर वैल्यूड है, x को आपने 10% बढ़ाकर
आपने बढ़ाने के बाद आपने वैल्यू क्या लिखी हुई है अपनी बुक्स में, आपकी बुक्स में वैल्यू क्या है एट प्रेजेंटली 22,000। तो अगर आप इसमें x को सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 20,000। ठीक है, मैथमेटिकली सॉल्व तो करना आता है ना, पुरानी बात है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 20,000, तो यानी कि 22,000 है आपकी बुक वैल्यू है और 20,000 उसकी ओरिजिनल वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि आपने 22,000 का 10% निकाल के देखो 2,000 आया, तो आपने 20,000 से 20,000 का 10% इज 2,000 से आपने ज़्यादा करके 22 पे लिख रखा है। तो ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टॉक को हम कम करेंगे। तो स्टॉक को कम करना, अब देखो आ गई एसेट का डिक्रीज, इधर लिखेंगे स्टॉक कितने से लिखेंगे 2,000 से, राइट। बेटा अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड के केस में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो स्टॉक इज डिक्रीज्ड बाय 2,000, स्टॉक इज टू बी डिक्रीज बाय 2,000। और अगर हम इसको जनरलाइज करें तो ट्रांजैक्शन नंबर 5 इज स्टॉक को कम करना है, एसेट कम होती है तो हम एसेट को क्या करते हैं, क्रेडिट टू स्टॉक अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड जा रहा है, तो इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कितने से 2,000 रुपये से, 2,000 से, राइट। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 6, क्लियर है आप सभी को ये। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 6 इज द मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 25,000, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बुक वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 20,000, यानी कि आपकी बुक्स में कंप्यूटर की वैल्यू लिखी हुई है 20,000 और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है 25,000। ठीक है, तो अब हमें कंप्यूटर की वैल्यू इंक्रीज करनी है, दैट इज अगेन अ प्रॉफिट। तो हम इसको इधर लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे इसको, ट्रांजैक्शन नंबर 6 बाय कंप्यूटर्स कितने से इंक्रीज हुआ है ये 5,000 से। अगर हम इसको जनरलाइज करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे कंप्यूटर एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, तो देखो मैंने कंप्यूटर को डेबिट किया और ये फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। तो कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से 5,000 से। अब अगर इसी चीज़ को हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट में लिख रहे होते, अगर हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बना रहे होते, तो एसेट साइड हम कंप्यूटर कितने का लिखते 25,000 का, 20 का पहले से लिखा हुआ है 5,000 से इंक्रीज कर दिया, राइट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, मशीनरी is taken over by X for ₹80,000, book value of the machinery is 60,000। ये इस ट्रांजेक्शन में आपके लिए दो बातें हैं। नंबर 1, आपके माइंड में दो स्ट्राइक्स आ रहे हैं। नंबर 1, मशीनरी की बुक वैल्यू 60,000 है और X ने लिए 80,000 पे, दैट मीन्स कि मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई होगी, तभी तो X ने 80 पर लिया। तो सबसे पहले आप मशीनरी बढ़ाओ फिर X ले जाएगा, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मशीनरी की वैल्यू बढ़ानी है, पुरानी वैल्यू कितनी है 60,000 और वो बढ़ गई है आपसे 20,000 से 80 हो गई है, तो हम यहाँ लिखेंगे मशीनरी $20,000, राइट। और जो एसेट को इंक्रीज करने वाली एंट्री है उसको हम लिखेंगे, हम यहीं पर कर लेते हैं, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितने से आया ये 20,000 से। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब इसी ट्रांजैक्शन में एक और बात है जो कि हमने अभी रिकॉर्ड नहीं की है, वो क्या है कि इस मशीनरी को ले लिया गया है 80,000 पर, तो वैल्यू तो हमने इंक्रीज कर ली, ठीक है। अब इस मशीनरी को X ने ले लिया। अब अगर कोई पार्टनर फर्म की एसेट ले लेता है तो उस फर्म की एसेट
कम हो जाएगी, वो वाली एसेट कम हो जाएगी। और पार्टनर कभी भी जैसे बिजनेस में से विड्रॉ करता है तो कैपिटल अकाउंट में कहाँ पोस्ट करते हैं, हमने फंडामेंटल्स में सीखा है ना, कैपिटल अकाउंट्स में कहाँ जाता है, डेबिट साइड। तो इसकी एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और मशीनरी हमारी जा रही है क्योंकि वो लेके जा रहा है टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, कितने से लिखेंगे इसको, कितनी वैल्यू पर लेके जा रहा है वो 80,000 पे। अब तो वैसे भी हमने मशीनरी की वैल्यू 80 कर ली थी, पुरानी वैल्यू थी 60 से बढ़ा के हमने 20 से बढ़ा के 80 पे कर लिया और वो ले गया। इस जनरल एंट्री की पोस्टिंग यहाँ नहीं आएगी, रिवोल्यूशन में नहीं आएगी, वो कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे फर्दर, उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बट लेजर पोस्टिंग के हिसाब से आप देखना चाहें तो आप कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक आपको, आई थिंक सो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 8, 1/3 of the machinery is taken over by X for ₹30,000 and balance is revalued at 57,600, right? Book value of the machinery is 72,000. तो यहाँ पर भी वही वाली बात है कि हम क्वेश्चन में उसने मशीनरी टोटल उसके पास थी 72,000, ठीक है। इस टोटल मशीनरी का उसने 1/3 जो है वो 30,000 पे पार्टनर ने ले लिया। 1/3 ऑफ द मशीनरी इज टेकन ओवर बाय वाई, तो ये वाई ने ले लिया है। लेकिन हम देखें तो सही 1/3 बनता कितना है, तो 72 का 1/3 कितना बनता है 24,000, यानी कि 24,000 एक्स ने ले लिया 30 पर। एक बात, एंड रिमेनिंग मशीनरी वॉज वैल्यूड एट 57,600, ठीक है। बाकी जो मशीनरी है 72 माइनस 24, तो ये बची 48,000। 48,000 की मशीनरी वैल्यू कितने पे हुई है 57,600। तो इन नटशेल अगर हम देखें, पहली बात वाई जो ले गया है वो तो बाद में हम बात करेंगे, पहले आप ये देखें कि मशीनरी की वैल्यू 1/3 और 2/3 करके बढ़ी ही है, ठीक है। जो 24 वाला पार्ट है वो 30 पे पहुंच गया, 48 वाला पार्ट 57,600 पे पहुंच गया, तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ी है। तो नटशेल कितने से बढ़ी है, ये 6,000 से बढ़ी है, और यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो ये आ रहा है हमारा 9,600। 9,600 से यहाँ बढ़ गई और 6,000 से यहाँ बढ़ गई, टोटल 6,000 प्लस 9,600 15,600 से मशीनरी की वैल्यू आपकी बढ़ गई है। समझ में आ रहा है। 72,000 की मशीनरी थी, 72,000 की मशीनरी में से 1/3 पार्ट हमने अलग कर लिया, बाकी पार्ट क्वेश्चन नहीं हमें अलग करके दिया। 1/3 वाला पार्ट 30 में वाई लेके जा रहा है, वाई क्या लेके जा रहा है वो तो बात की बात है। 1/3 वाला पार्ट 30 का हो गया, ठीक है, और बाकी पार्ट 57,600 का हो गया। तो बाकी पार्ट था कितने का हम पहले ये देख लेते हैं। 72 में से 1/3 24 इधर चला गया, तो बाकी कितने का बचा 48। हमारे पास बचा तो वो 48 का ही था ना, ये उसकी मार्केट वैल्यू है कि वो 57,600 का हो गया, राइट। तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो आपकी मशीनरी 57,600 से इंक्रीज हो गई है। सो ट्रांजेक्शन नंबर 8 इज मशीनरी इंक्रीज हो गई है आपकी 15,600 से, ठीक है। और अब हम इस चीज़ को अगर जनरल एंट्रीज के थ्रू लिखें तो मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है 15,600 से, तो एंट्री फॉर दैट विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से, इट इज 15,600, ठीक है। मशीनरी इतने से बढ़ गई। दूसरी चीज, वाई मशीनरी ले गया, अब तो हमने मशीनरी को बढ़ा के 30 का कर लिया, 1/3 वाली को 30 का कर लिया ना। अब इस 30,000 पे वाई ले गया। अगर पार्टनर मशीनरी ले जाता है या कोई एसेट ले जाता है या इवन कैश भी ले जाता है तो हम उसकी कैपिटल क्या करते हैं, डेबिट। तो सेकेंड एंट्री विल बी, जो मशीनरी ले जाने की एंट्री होगी, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने से, वो ले गया है इसको 30,000 से, राइट। बच्चे ये था ट्रांजैक्शन नंबर 8। देन ट्रांजैक्शन नंबर 9, इसको हम पहले यहाँ से इरेज कर लेते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेटिव पार्ट के लिए हमें स्पेस चाहिए होता है। यस,
Transaction number 9 is out of the amount of insurance premium which was debited to profit and loss account, rupees 5,000 to be credited to be carry forward to the next year. Indirectly वो ये कहना चाह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम जो ऑलरेडी हम P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिख चुके हैं, यानी कि जिसको हम एक्सपेंस मान चुके हैं, दैट इज़ टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, वो प्रीपेड इंश्योरेंस की फॉर्म में लेना है. तो एक तरीके से एक एसेट बढ़ गई, हमें पता चला कि हमारी इंश्योरेंस प्रीपेड है तो एसेट बढ़ती है, तो अगेन इस साइड आएगा. ट्रांजेक्शन नंबर 9 है आई थिंक ये, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, इसका नाम है प्रीपेड इंश्योरेंस and amount for that is it is 5,000. ठीक है. और अगर हम इसकी रिकॉर्डिंग, अगर हम इसको जर्नलाइज करेंगे तो अगेन रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है आपका, तो ये होगा ट्रांजेक्शन नंबर 9 प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट to revaluation account. Prepaid insurance to revaluation amount is 5,000 बच्चे. ठीक है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 10 एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटिंग टू 5,000 पेड बाय एक्स. अब एक बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, अगर एक्स ने पे करे तो हम उसको देंगे. ठीक है, तो ये भी एक तरीके से हमारा एक्सपेंस है. तो ये एक्सपेंसेस लॉसेस कहाँ जाते हैं नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट साइड. तो पहले मैं अब इसकी जर्नल एंट्री समझा रही हूँ आपको. रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड जाएगा, ये डेबिट साइड, और एक्स को हम इसका पैसा देंगे क्योंकि उसने पे कर दिया है टू एक्स कैपिटल अकाउंट. कितना अमाउंट लिखेंगे इसमें, ये है 5,000 अगेन 5,000 एंड इट्स अ लॉस. ये एक्सपेंस कह लो, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, डेबिट साइड. तो 2 it is transaction number 10 to this X capital account. कैपिटल मैंने शॉर्ट में लिखा है CAP करके, मेरे पास स्पेस कम था, आपको फुल लिखना पड़ेगा, इस चीज़ के मार्क्स जाते हैं एग्जाम में. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट वन, अ डेटर whose due of rupees 14,000 were written off as bad debt. ये समझने वाला पॉइंट है, ये सरप्राइज प्रॉफिट है हमारे लिए. एक डेटर था हमारा जिस पर हमारे ड्यूज थे 14,000. ही हैज़ ऑलरेडी बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट. हम उसको एज अ बैड डेट पहले से राइट ऑफ कर चुके हैं. राइट. ही पेड अस 10,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. रास्ते में कहीं हमें जाते हुए चलता हुआ मिल गया और हमने उसको कहा भाई वो तेरे पैसे देने थे, उस टाइम तो तेरी कंडीशन ख़राब थी, तूने कहा था मैं दे ही नहीं पाऊंगा, लेकिन अब तो तेरी कंडीशन ठीक हो गई. सरप्राइजिंगली वो मिला, बाई चांस मिल गया, तो हमने उसको कह दिया. उसने कहा ठीक है, उसकी जेब में 10,000 रुपये रखे थे, उसने कहा चलो बस अब यही रखो, मेरे पास यही है और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करो. हमने कहा चलो ठीक है, 10,000 का फ़ायदा हो गया. तो एक तरीके से सरप्राइज प्रॉफिट है, जिसको हम गेन भी कह सकते हैं. अचानक से हमें 10,000 रुपये मिल गए, तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा. बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिंग की प्रॉब्लम है, तो मैं लिख रही हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा. इसको हम ये था कि पॉइंट था कि उसने डेटर से हमें 10,000 मिल गए, तो हम इसको कैश लिखेंगे 10,000. डेटर को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ना हमने उसका नाम लिखा बुक्स में, ना कुछ. सरप्राइजिंग में मिल गए, तो ये आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. और अगर आप इसको जर्नलाइज करो, जर्नल एंट्री फॉर्म में रिकॉर्ड करो, तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड. सो एंट्री फॉर दैट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू revaluation account. Amount is 10,000. हालांकि हमने उससे लेने 14 थे, लेकिन 10 मिले इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो हम तो 10 ही लिखेंगे, हम तो 14 को भी 0 ही मान चुके थे. ठीक है. तो ये हमारी 11 ट्रांजेक्शन्स हैं. नाउ ट्रांजेक्शन नंबर 12. ये स्टूडेंट्स, नाउ ट्रांजेक्शन नंबर 12, इट इज unrecorded investments exist of rupees 5,000 and hence it is to be accounted.
इस ट्रांजेक्शन का मतलब है एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है जो कि एग्जिस्ट कर रही है अभी, वो इन्वेस्टमेंट है, मार्केट में उसकी वैल्यू है, दैट इज़ टू बी रिकॉर्डेड। यानी कि सरप्राइजिंगली हमें पता चला हमारी 5,000 की एसेट 5,000 रुपये से एसेट बढ़ गई है, जिस एसेट की वैल्यू पहले हम 0 मान रखी थी हमने, यानी कि हमारी नज़रों में वो एसेट थी ही नहीं, अब उसकी वैल्यू 5,000 रुपये हो गई है। तो अब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा, आई एम रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन नंबर 12, इन्वेस्टमेंट बाय, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे हम इसको, ठीक है। कितने से लिखेंगे? दिस इन्वेस्टमेंट वाज ऑफ 5,000, ठीक है। और अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें तो ये हमारी एसेट है, एसेट बढ़ती है तो हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री फॉर दैट विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से? 5,000 से, राइट। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 13, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड सप्लायर फॉर ₹1,500 इज टू बी अकाउंटेड। अब एक लाइबिलिटी आ गई अनरिकॉर्डेड, भाई ये तो हमारे लिए लॉस हो गया क्योंकि हमें देने पड़ेंगे, पहले से हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तो अब रिकॉर्ड कर लो। तो क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है, 0 से 1,500 हो रही है, तो हम इसको डेबिट साइड लिखेंगे, इट्स अ लॉस। यहाँ पे हम क्योंकि सप्लायर्स के अगेंस्ट है इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टू सन्डे क्रेडिटर्स या सिर्फ क्रेडिटर्स, एंड इट इज ऑफ 1200 ही है ना अमाउंट, नो सॉरी इट इज 1,500 अमाउंट है हमारा, 1,500 से क्रेडिटर्स बढ़ गए। और अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें, जनरलाइज करेंगे तो एंट्री फॉर दैट विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं, रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स कितने से? 1,500 से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 14th, इट वाज आई थिंक 12th, देन 13th, इधर भी मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ट्रांजेक्शन नंबर 12 इन्वेस्टमेंट वाला, क्रेडिटर्स वाला 13। नाउ ट्रांजेक्शन नंबर 14, मैं अगेन दोबारा बोल रही हूँ, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स मैंने ये सीरियल नंबर में कराई हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 14, अ क्रेडिटर ऑफ ₹1,600 विल नॉट बी क्लेम्ड, हैंस इट इज टू बी रिटर्न बैक। एक क्रेडिटर था 600 का, वो क्लेम नहीं करेगा, हमें ख़त्म करना है, तो हमारे लिए तो फ़ायदा हो गया ये। तो क्रेडिटर्स हम कम करेंगे, कितने से कम करेंगे? सन्डी क्रेडिटर्स, ट्रांजेक्शन नंबर 14, क्योंकि हमने अब उसको देने नहीं है तो हमारे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं ना, अमाउंट इज 600, ठीक है बच्चे। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड आ रहा है, तो एंट्री फॉर दैट विल बी इसका जस्ट रिवर्स। क्या एंट्री होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट नो, इसमें क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं तो ये जो है रिवैल्यूएशन डेबिट नहीं होगा, रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट हो रहा है हमारा, तो इसमें एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 13th का रिवर्स। अमाउंट इज 600, ठीक है बच्चे। कुछ ट्रांजेक्शन्स हमारी रह गई हैं जिनको मैं आपके साथ ओरली डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे है इसको मैं ट्रांजेक्शन नंबर 15th बोल देती हूँ। ट्रांजेक्शन नंबर 15th इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 40,000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंकर्स। दोबारा पढ़ रही हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 14,000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंकर्स वॉज डिसऑनर्ड ऑन 31st March बट नो एंट्री हैज़ बिन पास्ड। ये 11th वाली बात है। अगर कोई बिल रिसीवेबल हम बैंक से डिस्काउंट करा चुके हैं और वो डिसऑनर हो गया है, अगर वो बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी ना, ठीक है, हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे बाद में हमारा डेटर्स से कवर हो जाए, लेकिन एट द स्पॉट हमें इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट।
तो जो इसकी जनरल एंट्री है वो क्या होगी, सन्ड्री डेटर्स डेबिट, सन्ड्री डेटर्स या सिर्फ डेटर्स भी आप लिख सकते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट, और इमीडिएटली डेटर्स बैंकर्स हमारे अकाउंट में से निकाल लेते हैं, ठीक है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं जाएगी, कुछ भी इफेक्ट नहीं जाएगा, राइट। तो अमाउंट ओवर हेयर इज 40,000, पूरे के पूरे 40,000 बैंकर्स हमारे अकाउंट में से इस केस में निकाल लेंगे, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 16th, transaction number 16th is provision to be made for compensation of 20,000 to an ex employee। मतलब हमें एक पुराना एम्प्लॉई है, हम उसको निकाल चुके हैं किसी भी रीज़न की वजह से, या कोई भी रीज़न हो सकता है, हमें उसको कंपनसेट करना पड़ सकता है, प्रोविजन बनाना है, शायद करना पड़े, तो लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, तो अगेन इट्स अ लॉस, तो ये जाएगी रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। तो दिस वन इज ट्रांजेक्शन नंबर 16। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर एम्प्लॉई, एम्प्लॉइज कंपनसेशन कह सकते हैं हम इसको। तो इसका अमाउंट आ गया है हमारा, अमाउंट इज 20,000, राइट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज स्टॉक इंक्लूड्स ₹3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम। हमने जो बैलेंस शीट में अपना स्टॉक लिखा हुआ है उसमें 3,000 रुपये ऑब्सोलीट आइटम है, बेकार आइटम है, बेकार आइटम है तो ख़त्म करो, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो हम इधर क्या लिखेंगे, टू स्टॉक कितना है 3,000 से, तो स्टॉक हमारा कम हो रहा है, एसेट का डिक्रीज इधर आएगा, एंड एंट्री फॉर दैट विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। प्रोविजन फॉर कंपनसेशन वाली एंट्री भी रहती है अभी, उसको हम यहाँ कर लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू हम कम कर रहे हैं 3,000 रुपये से, और प्रोविजन वाली एंट्री अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज, एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज कितना था हमारा 20,000। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। ठीक है, बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंगली पेटेंट्स ब्रैकेट में इसमें आप नोट कर सकते हैं, इसमें रह गया है पेटेंट्स हमारी बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं 14,000 के, तो नाउ दे आर वैल्यूलेस। अगर वो वैल्यूलेस हैं तो एसेट कम हो रही है भाई, तो इट्स अ लॉस। ये इधर आएगा पेटेंट्स, लेट इट बी 8,000, सपोज 8,000 के पेटेंट्स हैं, और अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें तो एंट्री आएगी इसकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स। ये आ गया 8,000। आई होप कि इसमें मैंने मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांजैक्शंस कवर करने की कोशिश की है, जहाँ पर भी आपको स्ट्रगल हो सकता है। आप एक बार इसको वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। कहीं भी किसी भी ट्रांजैक्शन में ज़रा सा भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट हो, तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एज वेल इस वीडियो को आप एक बार देखकर अपने क्वेश्चंस को भी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फुल फ्लेज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की एडजस्टमेंट भी इस टॉपिक से रिलेटेड रह गई हैं, जो कि मैं कोशिश करूंगी कि जो नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन बनाऊं उसमें मैं ये तीनों ट्रांजेक्शन्स को डाल दूं ताकि वो वहाँ पर कवर हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड लेट्स वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। So thank you.